हमारी आज की यह परिचर्चा बीपीएससी 64वीं सिविल सेवा साक्षात्कार से जुड़ी हुई है। हालांकि ये मुख्य परीक्षा के संदर्भ से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ कन्फ्यूजन से युक्त शब्द हैं जिसका सामान्यतः अभ्यर्थी उत्तर नहीं ठीक से दे पाते हैं। जैसे पॉलिटी और पॉलिटिक्स में क्या अंतर है, राजनीति या राजव्यवस्था में क्या डिफरेंसेज है, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, इसकी अवधारणा क्या है, या गवर्नमेंट सरकार और गवर्नेंस के बीच में क्या अंतर है और इसकी अवधारणा क्या है। तो हम लोग आज इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे और ध्यान रखें कि सबसे पहले उन सभी छात्रों को जो बिहार लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की परीक्षा के दूसरे चरण को अर्हता प्राप्त किए हैं और साक्षात्कार के चरण में हैं, जिसकी संभावना अभी 1 माह विलम्ब से इंटरव्यू होने की संभावना जताई जा रही है। कई तरह के अटकलें भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 1 माह आपको लगेगा। तो इसी दृष्टि से इसको तैयार करने का आप कोशिश करें। तो सबसे पहले हम राजनीति और राजव्यवस्था को स्पष्ट करना चाहेंगे। जहाँ तक राजनीति का संबंध है तो राजनीति किसी विचारधारा के आधार पर जनहित के मुद्दों की जो उठाने की प्रक्रिया है उसको राजनीति कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं। और यह सिर्फ विचारधारा पे अधिक बल देता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि पॉलिटिक्स सदा विचारधारा पे अधिक बल देता है और यह पार्टी पॉलिटिक्स के प्रभाव के तहत होता है। दल बंधन इसमें काफ़ी अनिवार्य पक्ष होते हैं राजनीति में, और साथ ही विचारधारा और सिद्धांत से युक्त होता है। तो राजनीति के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं, विचारधारा और सिद्धांत। दूसरा, जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं दल बंधन के आधार पे। और तीसरा कि विचारधारा, इसमें हालांकि वो दूसरा पहला से ही जुड़ा हुआ है, विचारधारा पर अधिक बल दिया जाता है। जबकि पॉलिटिक्स जिसको हम राजव्यवस्था कहते हैं, यह संवैधानिक सत्ता से युक्त जनहित में जो व्यवस्था अपनाई जाती है, ध्यान रखें, संवैधानिक सत्ता से युक्त जनहित में जो व्यवस्था अपनाई जाती हैं उसे हम राजव्यवस्था या पॉलिटी कहते हैं, और जिसका स्रोत राजनीतिक विचारधारा या उससे जुड़ा हुआ उक्ति होता है। इसे ध्यान रखें। जैसे पीएम, प्रधानमंत्री, सीएम, मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ये राजव्यवस्था से जुड़े हुए पहलू हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और अब इसको थोड़ा सा विस्तार से कि जहाँ पॉलिटिक्स विचारधारा पर अधिक बल देता है, वहीं पॉलिटी किसी विचारधारा को संविधान कानून से युक्त करते हुए उदारवादी बनाया जाता है। पॉलिटी में जहां पॉलिटिक्स दल बंधन पे बल देता है, वहीं पॉलिटी का संबंध दल बंधन से नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति जो उस दल का विरोध करते हों, जिससे कोई संवैधानिक प्राधिकारी संबंध हो, तो उसके प्रति भी सकारात्मक तरीके से वस्तु और सेवा की आपूर्ति करता है, उसे हम राजव्यवस्था कहते हैं। और तीसरा कि जहां पॉलिटिक्स में विचारधारा और सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है, वहीं इसमें जनहित और लोक व्यवहार महत्वपूर्ण होते हैं। नटसेल में याद रखेंगे कि राजनीति किसी विचारधारा के आधार पर जनहित के मुद्दे को उठाने की प्रक्रिया को कहते हैं, जबकि राजव्यवस्था संवैधानिक सत्ता से युक्त जनहित में व्यवस्था को राजव्यवस्था कहते हैं। यही दोनों के बीच में मुख्य रूप से अंतर है। तो यहाँ तक क्लियर हो गए। अब पॉइंट नंबर 2, अब दूसरा भाग आता है, और दूसरा भाग है आपका कि याद रखें सरकार क्या होती है और गवर्नेंस क्या होता है। तो जिसको थोड़ा सा समझ लें। आपकी संज्ञान में है कि सरकार एक ऐसी राजनीतिक संरचना होती है, राजव्यवस्था होती है, जो जनहित के लिए संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करता है, वो सरकार कहलाती है। मतलब सरकार में राजनीतिक संरचना और राजव्यवस्था, ऐसी राजव्यवस्था जो जनहित के लिए संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है, उसको सरकार कहते हैं। राज्य के आवश्यक तत्वों में से एक है। जहाँ तक संप्रभुता का संबंध है, तो संप्रभुता से अर्थ कि कानून का निर्माण करना है, बाहरी सुरक्षा है, लोक नीति का संचालन है, जनहित में बड़े बदलाव हैं, सभी लोग की सामान्य इच्छा की पूर्ति करना है मोटे तौर पे, लोकहित में संवैधानिक व्यवस्था में संशोधन करने का अधिकार रखता हो
और नागरिकों से मान्यता प्राप्त वो व्यवस्था होती है, उसे हम संप्रभु सरकार के रूप में देखते हैं। संप्रभुता का अर्थ कि कोई देश या कोई सरकार अपने आंतरिक बाहरी सभी मामलों में किसी भी बंधन से मुक्त हो। इस बात को ध्यान रखना है, उस पर किसी बाहरी देशों का कोई प्रभाव ना हो, उसे हम संप्रभुता कहते हैं। जहाँ तक गवर्नेंस का सवाल है, उसके तहत जब सरकार, याद रखिएगा गवर्नेंस में जब सरकार नागरिकों से नज़दीकी स्थापित करते हुए बाजार एवं सिविल सोसाइटी, दोनों चीज़ है, देखिए ध्यान रखेंगे, नागरिकों से नज़दीकियाँ भी हैं, बाजार भी है, और सिविल समाज की सहायता से संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार से करे जिससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कार्यकुशलता और मितव्ययिता का विकास होता हो। इस पूरी प्रक्रिया को गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। तो गवर्नेंस में 4 मुख्य बातें हैं। पहला पारदर्शिता, दूसरा उत्तरदायित्व और कार्यकुशलता, ये तीसरा हो गई, और या दूसरा उसको मान लीजिए, तीसरा कि मितव्ययिता। साथ में उसमें न केवल नागरिक भागीदारी, साथ में जो एक सिविल सोसाइटी है, बाजार है, उन सब का सम्मिश्रण करते हुए संसाधनों का ऐसे प्रबंधन करें कि उसका लाभ आम लोगों तक पहुँचे, ठीक है, और आम लोगों की जीवन की दशा दिशा में सुधार हो, उसके जीवन शैली में गुणात्मक बदलाव हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करे, तो कहते हैं गुड गवर्नेंस। इस बात को ध्यान रखें कि यह शब्द विश्व बैंक अमर्त्य सेन के द्वारा दी गई, जिसे आप याद रखने का प्रयास करेंगे। तो ये था आपका पहला कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स में अंतर, दूसरा सरकार और गवर्नेंस में अंतर। इसी से मिलता जुलता शब्द है कि संविधान। याद रखेंगे कि संविधान और संविधानवाद क्या होता है। याद रखें कि संविधान का संबंध है आदर्शात्मक सिद्धांतों से, यह याद रखेंगे, जबकि संविधानवाद उस आदर्शात्मक सिद्धांत से नहीं है, व्यवहारिक पहलू से है। संविधान सरकार की एजेंसियों के उत्तरदायित्व की चर्चा करता है कि सरकार की एजेंसी का उत्तरदायित्व क्या है। संविधानवाद उन एजेंसियों के कर्तव्यों, उत्तरदायित्व के निर्वहन को बेहतर तरीके से करवाता है, उसको हम संविधानवाद कहते हैं। मतलब जहां संविधान सरकार के एजेंसियों के उत्तरदायित्व से संबंधित है, वहीं संविधानवाद उन एजेंसियों के कर्तव्यों, उत्तरदायित्व के निर्वहन के बेहतर तरीकों से संबंधित है। और तीसरा कि नागरिकों के द्वारा संविधान को अपनाया जाता है, नागरिकों की भूमिका होती है संविधान में, जबकि संविधानवाद में नागरिकों के द्वारा चलाया जाता है और नागरिकों के अलावा अन्य एजेंसियों की भी इसमें क्या होती है, भूमिका होती है। ध्यान रखें कि इसमें नागरिकों की जागरूकता, ठीक है, सक्रिय न्यायपालिका की सक्रियता, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इत्यादि सभी की सक्रियता देखने को मिलती है। तो ये आपका मुख्य रूप से ध्यान रखना। संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन संविधानवाद चलाने की प्रक्रिया है, उसका व्यवहारिक पक्ष है। तो इसी दोनों के बीच में अंतर को समझेंगे। याद रखेंगे कि संविधानवाद के कई प्रतिरूप होते हैं। उदारवादी संविधानवाद होता है, समाजवादी संविधानवाद होता है, उदारवादी सह समाजवादी संविधानवाद होता है। लेकिन वो मुख्य परीक्षा का विषय वस्तु है, हम साक्षात्कार में हैं और प्रारंभिक स्तर में हैं, इसलिए इन बिंदुओं को आप ध्यान से सुने, इन बिंदुओं को ध्यान से समझने का प्रयास करें। आशा है कि अब आपको राजनीति और राजव्यवस्था में, सरकार और गवर्नेंस में, संविधान और संविधानवाद में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इस कैसेट को एक बार 2 बार जरूर सुन लेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।